हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आशा करता हूं कि इस कोरोना महामारी के समय सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और घर रहकर अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वेलकम करता हूं मैं आपका सुखदेव कुमार मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुखदेव में। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, डेट इज केमिकल काइनेटिक का 11th पार्ट। तो देखो, इससे पहले केमिकल काइनेटिक के 10 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस। तो आज केमिकल काइनेटिक का 11th पार्ट है और आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रिएक्शन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर का रिएक्शन रेट के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। ये 3 टॉपिक हमने आज स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, रिलेशन बिटवीन रिएक्शन रेट एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। रिलेशन बिटवीन रिएक्शन रेट एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये दोनों वर्ड अच्छे तरीके से हम पहले पढ़ चुके हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में ही हमने स्टडी किया था कि एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए आपस में कोलिजन करना पड़ता है, तब जाके वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। और कोलिजन भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसके पास, रिएक्टेंट के पास मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी हो और साथ में वो प्रॉपरली ओरिएंटेड हो, तब जाके जो उनका कोलिजन होगा वो परफेक्टली इफेक्टिव होगा और वही कोलिजन हमें क्या देगा? प्रोडक्ट देगा। और उसी में हमने पढ़ा था कोलिजन फ्रीक्वेंसी को कि एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं उसे बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते थे जेड से। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि सारे के सारे कोलिजन हमें प्रोडक्ट नहीं देते, कुछ कोलिजन वेस्ट भी चले जाते हैं। और जो कोलिजन हमें प्रोडक्ट देते हैं डेट इज इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं उनको। और उन इफेक्टिव कोलिजन जो करेंगे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, उनके पास एक एनर्जी होगी डेट इज एक्टिवेशन एनर्जी, जिस एनर्जी से वो एक्टिवेट होंगे और टकराएंगे और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो मान लो हमारे पास जेड नंबर ऑफ कोलिजन है जो हो रहे हैं पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ये। और उसमें से एफ फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन इफेक्टिव है, सारे के सारे इफेक्टिव नहीं है। मान लो एफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है? पी बाई क्यू की फॉर्म, कि नीचे आ जाएगा टोटल कोलिजन कितने हो रहे हैं और ऊपर आ जाएगा उनमें से कितने कोलिजन इफेक्टिव है। तो डेट इज कोलिजन इफेक्टिव फ्रैक्शन। तो यहां से हम डिटरमाइन करेंगे रिएक्शन रेट को, कि रिएक्शन रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो रिएक्शन रेट भी हमने पढ़ लिया था। रिएक्शन रेट का मतलब है रिएक्शन की स्पीड। अगर हम नॉर्मली बात करें तो रिएक्शन का रेट यानी कि कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने टाइम में प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो स्टार्टिंग में तो हमारे पास रिएक्टेंट ही होगा, तो रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू ही निकालते हैं रिएक्शन रेट। तो देखो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इसको लेट अस कंसीडर, let us consider that is the collision frequency
and F is the fraction of effective collision. कि F क्या है, उनमें से इफेक्टिव कोलिजन है, तो इट मीन्स रिएक्शन का रेट क्या होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, Z की जब F से मल्टीप्लीकेशन होगी तो क्या आएगा, वो रिएक्शन रेट आएगा। कैसे आएगा, Z क्या है, एक सेकंड में कितने कोलिजन हो रही है, मान लो एक सेकंड में 50 कोलिजन हो रही है, तो ये क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, 50 कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। और इनमें से मान लो 30 कोलिजन इफेक्टिव है, तो फ्रैक्शन क्या आएगा, 30/50। 30/50 का मतलब है कि 50 तो टोटल कोलिजन हो रही है। देखो एक्चुअल में क्या है, ये 50 कोलिजन एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर हो रही है, और मान लो कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन है 500, उनमें से हर एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो है कुछ ना कुछ इफेक्टिव कोलिजन भी होंगे, तो उनकी वैल्यू ले ली हमने 300, तो ये हमारे पास क्या है, इफेक्टिव कोलिजन है टोटल। तो ये देखिए यहां से क्या आएगा, ये कट के सारा कुछ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट पर सेकंड। तो मतलब कि इस तरीके से रिएक्शन का रेट जो है प्रोग्रेस करेगा, इस तरीके से रिएक्शन का रेट होगा, इस तरीके से रिएक्शन की स्पीड होगी, यानी कि रिएक्शन की स्पीड क्या हुई, Z मल्टीप्लाई टू F। तो F क्या है, हेयर F is the fraction of molecules have effective collision, have effective collision। तो इसका मतलब है कि इन मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी, तभी तो ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं। हेंस these fraction of molecules have activation energy due to which they effectively collide, जिसकी वजह से वो इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं। एंड इट इज गिवन बाय, एक रिलेशन है F इज इक्वल टू e की पावर माइनस EA अपॉन में RT। स्मॉल e एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, EA एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो ये रिलेशन है, हमने क्या किया, इस रिलेशन को 1 में पुट कर दिया, पुट इन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई E की पावर माइनस EA अपॉन में RT।
अब रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था हमने कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन की जगह हम रेट कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। वी ऑल्सो नो rate of reaction is directly proportional to rate constant। तो hence यहां से लिख देते हैं अभी, hence rate of reaction is equal to rate constant। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हुआ? रेट कांस्टेंट के इक्वल हुआ। तो यूज इनटू दूसरे रिलेशन में ये पुट कर दिया और दूसरा रिलेशन है ये। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह आ गया रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई ए की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। तो ये रिलेशन है रेट कांस्टेंट और कोलिजन फ्रीक्वेंसी में, रेट कांस्टेंट और कोलिजन फ्रीक्वेंसी के अंदर। देखो इस रिलेशन में हमने ई ए की वैल्यू रखी यहाँ पे, ई ए यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। ये एनर्जी होगी तभी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे और वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन एक फैक्टर और होता है, एक बैरियर और होता है, हमने पढ़ा है, दैट इज ओरिएंटेशन बैरियर। अगर हम यहाँ पे ओरिएंटेशन बैरियर को भी कंसीडर करें, इफ वी कंसीडर ओरिएंटेशन बैरियर, also then relation will be क्या होगा? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। तो ये रिलेशन हो जाएगा। और यहाँ पे P क्या है? P है यहाँ पे ओरिएंटेशन फैक्टर। अलग से हम मेंशन भी कर देंगे कि P इज द ओरिएंटेशन फैक्टर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया। एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये फॉर्मूला दे रखा है, हमें ये रिलेशन दे रखा है, इसकी डेरिवेशन नहीं दे रखी। तो ये डेरिवेशन इस तरीके से होगी इसकी। तो देखो क्या था, ये रिलेशन था रिएक्शन रेट और कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बीच में। इसमें है क्या, मान लो कि एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, जिसमें जेड जो है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ कोलिजन अकर्स इन 1 सेकेंड इन 1 यूनिट वॉल्यूम। लेकिन हमें इतना भी पता है कि सारे के सारे कोलिजन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करते, यानी कि उनमें से कुछ ही कोलिजन होंगे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो हमें दूसरा फैक्टर भी यहां लेना पड़ेगा, डेट इज एफ। एफ क्या है? मान लो इफेक्टिव कोलिजन है, तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? रिएक्शन की स्पीड जो है इन दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, जेड कोलिजन फ्रीक्वेंसी और एफ इफेक्टिव कोलिजन। जेड में हमारे पास नंबर ऑफ कोलिजन और टाइम दोनों होगा, एफ के अंदर हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन होंगे जिनकी वजह से प्रोडक्ट बढ़ेगा। जितनी ज्यादा इनकी वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा एफ की वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा जेड की वैल्यू होगी, उतना ज्यादा रिएक्शन का क्या होगा? रेट होगा। जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे, मान लो 1 सेकंड में 50 मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं, तो स्पीड 50 मॉलिक्यूल की वजह से होगी। मान लो 1 सेकंड में 500 मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं, तो स्पीड उससे 10 गुनी ज्यादा हो गई।
तो मतलब कि एफ और जेड के ऊपर जो है रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, जेड मल्टीप्लीकेशन टू एफ। तो यहाँ पे एफ क्या है, वो फ्रैक्शन है मोलिक्यूल का जिनके पास जो क्या करते हैं, इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं। और इसका मतलब है इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, इन मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी है, एनर्जी बैरियर को पार करके इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है जिस एनर्जी से ये इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है वो रिलेशन डायरेक्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं भी, एफ इज इक्वल टू ई स्मॉल ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। स्मॉल ई एक्सपोनेंशियल है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी हमारे पास टेम्परेचर है यहाँ पे। तो इस रिलेशन को पुट कर दिया 1 में, जिससे हमें मिला रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लीकेशन टू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। वी ऑल्सो नो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन की जगह रेट कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह रेट कांस्टेंट लगा दिया, तो ये आया जेड इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ हमने एनर्जी बैरियर को कंसीडर किया है। अगर हमारे पास यहाँ पे ओरिएंटेशन फैक्टर भी हो, ओरिएंटेशन फैक्टर भी हो तो रिलेशन कुछ इस तरीके का होगा, पी से मल्टीप्लाई कर दो इस रिलेशन को। पी क्या है यहाँ पे, ओरिएंटेशन फैक्टर है। तो इस तरीके से हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं बिटवीन रिएक्शन रेट एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। आगे है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये फैक्टर फैक्टिंग में हम पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन रेट इंक्रीज हो जाता है, रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ के। जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है ना, वहां ये अप्लाई नहीं होगा। वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ेगी, वहां कम हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं सिर्फ एंडोथर्मिक रिएक्शन की, जनरली बात कर रहे हैं जो हमें गिवन है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है जैसे ही हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। और ये भी पढ़ा था कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन की स्पीड डबल या कई बार ट्रिपल भी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, मान लो एक बॉक्स के अंदर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, वो आपस में कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे। जितना जल्दी कोलाइड करेंगे उतनी जल्दी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी करेंगे। हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो बॉक्स के अंदर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, ज़्यादा स्पीड से भागने लगेंगे, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ज़्यादा स्पीड से भागेंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। पहले मान लो 1 सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम में 10 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे थे, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, वो 20, 30, 40, 50 मॉलिक्यूल कोलाइड करने लग गए, यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। लेकिन साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से रिएक्शन का रेट इंक्रीज नहीं होता, रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज नहीं होती। वहां पे एक फैक्टर और आता है, डेट इज
इफेक्टिव कोलिजन कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज होती है, साथ में इफेक्टिव कोलिजन भी इंक्रीज होते हैं, और उन इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होने से ही रिएक्शन की स्पीड भी इंक्रीज होती है। तो हम इस कंसेप्ट में लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन increases by increases in temperature। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हुआ बिकॉज नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन increases by increases in temperature। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज करते हैं। तो यहां हम ये नहीं लिखेंगे कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, वो तो करेगी इंक्रीज, लेकिन रिएक्शन की स्पीड जो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है कि कितने इफेक्टिव कोलिजन हो रही है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी, तो इफेक्टिव कोलिजन भी इंक्रीज करेंगे। तो मान लो रिएक्टेंट के पास अगर एनर्जी नहीं भी है, कम है, तो भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, टकराएगा, टूट जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। इट मीन्स कई बार क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन की स्पीड कोलिजन फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज होती है या नहीं, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, क्या रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होगा? तो हम लिखेंगे रिएक्शन का रेट कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है इफेक्टिव कोलिजन पे, कि कितने इफेक्टिवली कोलिजन हो रहे हैं जो हमें प्रोडक्ट देंगे। इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं? जो हमें क्या देते हैं? प्रोडक्ट देते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो जल्दी जल्दी टकराते हैं, जल्दी जल्दी टकराने से इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। लेकिन कोलिजन फ्रीक्वेंसी से आंसर नहीं देंगे, क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमें ये नहीं बताती कि इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हुए हैं या नहीं हुए। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है इफेक्टिव कोलिजन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट से पता लगाते हैं। मान लो टेम्परेचर था 300 केल्विन, हमने 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया, 310 केल्विन कर दिया, तो यहाँ से जो टेम्परेचर कोफिशिएंट आएगा वो 2 या 3 आएगा। मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 आया तो रिएक्शन की स्पीड डबल हो गई, टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 आया तो रिएक्शन की स्पीड जो है ट्रिपल हो गई। तो यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट से हम एक्सप्लेन करते हैं ये टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू रेट जो 300 केल्विन पे था, रेट एट 300 केल्विन और रेट एट 310 केल्विन। तो जो इनकी रेशो आएगी 2 या 3 आएगी। इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 2, देन स्पीड ऑफ रिएक्शन बिकम डबल, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगी। और इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 3, देन स्पीड ऑफ रिएक्शन बिकम ट्रिपल। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? ये हमें बताता है कि रिएक्शन की स्पीड कितनी होगी अगर
टेम्परेचर कोफिशिएंट का आंसर 2 है तो डबल, 3 है तो ट्रिपल, इस तरीके से होता है। तो इससे नेक्स्ट कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी के कंसेप्ट को। अभी हमने स्टडी किया रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सेकेंडली कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी टेम्परेचर को और अच्छे तरीके से हमने स्टडी करना है कि टेम्परेचर किस किस फॉर्म में यूज होता है रिएक्शन के अंदर, तो वो इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे।